जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा पर। और मैं विवेक पांचाल आपके साथ फिर से आ गया हूं आपकी जीके की क्लास लेके। तो दोस्तों, अब तक हम करीब 5 क्लास कर चुके हैं और उन 5 क्लास में हमने बहुत सारा स्टैटिक भी कवर किया है और जो एक कोर सब्जेक्ट जो चल रहा है हमारा हिस्ट्री, वो भी हम कवर कर रहे हैं। तो अब आपको बस अपनी कॉपी पेन निकाल लेनी है, नोट्स बनाते चलने हैं और जितना पीछे का पढ़ चुके हो उस सबका रिवीजन करना है। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास फिर हम स्टैटिक से शुरू करते हैं। स्टैटिक से पहली जो क्लास थी हमारी, यानी पिछली वाली, उसमें हमने स्टैटिक के करीब 15-16 क्वेश्चन के आसपास कवर किए थे। उन सब का भी आपको रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन यानी आपसे, अब आप देख रहे हो कि आप जो हाईलाइट में चल रहा है करंट में, वो चल रहा है कोरोना। कोरोना वायरस बहुत हाईलाइट में चल रहा है। तो आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी एग्जाम हो किसी भी तरह का, तो कोरोना पर क्वेश्चन पूछे। कोरोना पर दो जो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं अभी फिलहाल, कि WHO ने इसका क्या नाम दिया है। तो WHO ने इसका नाम दिया है कोविड-19। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस 19, ठीक है, कोरोना वायरस डिजीज 19। और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है। कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम है ऑर्थो कोरोना वायरस ने, ये इसका साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ये आपसे ऑप्शन में जो आपका विकल्प है उसमें दिया होगा और आपको इसी पे टिक करके आना। एक और कोरोना वायरस से रिलेटेड क्या पूछा जाता है कि यानी जो बीमारी होती है इनसे पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी RNA रिलेटेड है ये वायरस या DNA रिलेटेड है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये आपका ये RNA रिलेटेड है। RNA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इन सबको नोट कर लो और तैयारी करो, अच्छे से करो। एग्जाम में ये मत समझना कि टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अभी तो कुछ होगी या नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन आएगा ना, फिर दिन ऐसे जाते हैं कि गिने भी नहीं जाएंगे दिन। फटाक से आज सोचोगे कि अभी 4 महीने बाकी है और 4 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले से ही तैयार रहो। नोटिफिकेशन आएगा दोबारा से क्लास, जब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा एक बार और करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, यानी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला जो स्टैटिक क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि जो HAL है, HAL, HAL के बारे में सुना होगा, तेजस सुना है ना, तेजस विमान जो है स्वनिर्मित विमान है भारत का तेजस। तो जो तेजस जिस कंपनी में बनाया गया है उसका नाम है HAL। तो HAL की क्या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना है। यानी कि ये करंट में भी रिलेटेड है और आपका स्टैटिक। और HAL का अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछ ले, यानी इसका मुख्यालय पूछ ले, तो वो है बंगलुरु। तो आपको ये भी ध्यान रखना है HAL से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि हमने एक क्लास में भी शायद पूछा भी था कि BSF का हेडक्वार्टर पूछा था। उसी तरह से अगर हम बात करें कि जितने भी हमारी पैरामिलिट्री हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हैं जितनी भी हमारी, यानी कि आपकी ITBP हो, SSB, BSF, CISF, CRPF, इन सबके अगर हेडक्वार्टर हैं तो वो हमारे दिल्ली में है, सबको पता है।
इन सब का अगर किसी भी पैरामीटर का हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो ये सारी होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, यानी गृह मंत्रालय के अंदर ये सारी फोर्सेज आती हैं, और इन सब के हेडक्वार्टर जो हैं वो दिल्ली में। सिर्फ एक ऐसी फोर्स है जो क्वेश्चन बनता है जिससे कि असम राइफल, इसका मुख्यालय केवल दिल्ली में नहीं है। कौन से का? असम राइफल्स का। असम राइफल्स का मुख्यालय है शिलोंग में। शिलोंग है आपका मेघालय में, मेघालय की राजधानी है ना शिलोंग। अगर पूछा जाता है कि सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है भारत का, सबसे पुरानी जो है अर्धसैनिक बल भारत का कौन सा है, तो असम राइफल ही है। 1835 में इसका गठन किया गया था असम राइफल्स का। तो असम राइफल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इस टाइम पे क्या है कि जो कंडीशन बनी हुई है, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशन चलते रहते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपसे यूपी में रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछने लगे कि दादरी थर्मल पावर प्लांट ये किस जगह है। आपको ऑप्शन दे देगा 3-4 जगहों के नाम। तो आपको दादरी थर्मल पावर प्लांट अगर पूछ लिया जाता है, दादरी थर्मल पावर प्लांट तो ये है आपका नोएडा, डिस्ट्रिक्ट नोएडा और यूपी में। ठीक है, ये है दादरी थर्मल पावर प्लांट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, स्पेशल यूपी का जो स्टैटिक है उसमें ये क्वेश्चन आता है। एक और आपसे क्या पूछ सकता है कि नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र ये कहाँ है। अगर इसे पूछता है तो ये है बुलंदशहर में, यूपी में। तो ये दोनों यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। पता नहीं आप लोग क्लास को आगे क्यों नहीं भेज रहे हो, दूसरे लोगों तक समझ में नहीं आ रहा। कंटेंट भी इतना बढ़िया है, कहीं ये सोच के बैठे हो कि लॉकडाउन चल रहा है तो सबकी मतलब छुट्टियां, अब नौकरी निकली ना निकली। अरे जिस दिन निकलेगी ना तो नोटिफिकेशन आएगा, सीधा फॉर्म भरा और सीधा फिर एग्जाम की डेट आ जाएगी, फिर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना। जो अब तैयारी कर लोगे वो ये समझ लो कि आपके जो भी एग्जाम करोगे ना, कोई भी एग्जाम करो, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना अब से, जो ये टाइम है ना, बस अंतर इतना ही होगा सफलता और असफलता वाला। जितना एक अक्षर का अंतर होता है ना सफलता और असफलता में, उतना ही होगा सेलेक्टेड में और नॉन सेलेक्टेड में। क्या कि जो अब मेहनत कर लेगा वो सफलता आसानी से प्राप्त करेगा, और जो उस टाइम पे लगेगा, जैसे बोलते हैं ना मेंढक मौसम में निकलते हैं, बारिश का मौसम आया तो मेंढक निकलने, वो वाली स्थिति होती है जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। फॉर्म भरा के चलो भाई आप तैयारी करने निकलेंगे। अरे तुम्हें पता है कि एग्जाम देना है तो देना है, तो करनी है ना तैयारी, तो अभी से करनी है। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। जल मंत्री अगर भारत के पूछे जाएंगे तो कौन है? जल मंत्री। क्योंकि जल मंत्री पर क्वेश्चन इसलिए बन रहा है क्योंकि जो 26 जनवरी की जो अभी परेड हुई थी, तो जो एक प्राइज दिया गया था कि जल मंत्रालय ने एक झांकी निकाली थी, उसे फर्स्ट प्राइज मिलता था, यानी मिला था। तो जल मंत्री पूछ लिया जाएगा। जल मंत्री कौन है हमारे? वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं कि सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो जो सबसे ऊंची चोटियां है ना, अगर उनकी हम बात करें तो वो हिमालय की चोटियां हैं। विश्व में अगर सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बात करी जाएगी, सबसे ऊंची चोटियां, वो हिमालय जो पर्वत है इसकी ही चोटियां सबसे ऊंचाई पर है। तो अब क्वेश्चन ये पूछता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता है, सबसे ऊंची चोटी अगर ये पूछता है, ये होगी हमारी माउंट एवरेस्ट।
अब माउंट एवरेस्ट की अगर यहाँ पे बात करें हम, तो माउंट एवरेस्ट का एक नाम और दे देता है, यानी नेपाल में अगर है, कहाँ पे ये माउंट एवरेस्ट, ये है नेपाल में आपकी। तो नेपाल में क्या है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा, सागर माथा क्यों, माथा मतलब मस्तिष्क और सागर मतलब सागर का। तो आप समझ रहे हो ना, इतनी ऊंचाई पर है, तो ऐसा है समझो कि जो समुद्र है, यानी अगर हिंद महासागर देखें और हिमालय को देखें, तो यानी एक कितने हाइट पे और एक कितने नीचे पे, उस तरह से इसका जो दूसरा नाम है सागर माथा। अब सागर माथा एक एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज मतलब जैसे भारत है और श्रीलंका की सेनाएं, वो आपस में मैत्री एक्सरसाइज करती हैं, यानी प्रैक्टिस करती हैं उसे जैसे, और ऐसे ही भारत की है, अमेरिका की, यूएसए, ऐसे ये सारे ऑपरेशन आपस में चलते रहते हैं, यानी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो सागर माथा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, नेपाल के बीच में। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे चोटी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो कि सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट। इसके बाद नंबर आता है K2, गॉडविन ऑस्टिन का, गॉडविन ऑस्टिन। और इसके बाद आता है कंचनजंगा का। तो अगर भारत की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है, तो आपको मार्क करके आना है कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको मार्क करके आना। जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ये भी भारत में ही है, लेकिन ये किस जगह है, ये है आपके POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसलिए हम इसे प्रीफर नहीं करते हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन को, हम कंचनजंगा मार्क करके आएंगे, ठीक है ना। कंचनजंगा अगर पूछी जाए तो ये है हमारी सिक्किम में, सिक्किम। तो इस तरह से कई सारे हमने जो स्टैटिक के क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। अब क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इतना बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है कि अगर आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हो ना, तो उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इस क्लास में ना कराया जाए आप, और वो क्वेश्चन आपका आ जाए। तो जितनी ज्यादा हो सके, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सको, हमें सपोर्ट करो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छा करने का, और अच्छी कोशिश हम करेंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। अब यहां देखो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो ना तुम, कांस्टेबल की, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, कोई अंबानी के या टाटा के औलाद तो हो ना, तो वो तो किसी गरीब किसान मजदूर या एक मध्यम वर्ग के परिवार से आते हो। तो जो डाटा आप यूज कर रहे हैं ना ये लोग पबजी में, बिगाड़ रहे हो पूरे दिन, या आपका कोई नया अमित बढ़ाना पकड़ लिया, अरे ठीक है अमित बढ़ाना देख लिया एक वीडियो, अब ये थोड़ी ना टिकटॉक में बिगाड़ रहे हो। मिलेगा क्या उनसे, उनका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, कभी सोचा है उस चीज को। अगर पढ़ लोगे, सफल हो जाओगे, फॉर्म डालोगे, फॉर्म में पैसे खर्च होंगे डालने में, तैयारी में कोचिंग करोगे, कॉपी किताब के पैसे बिगाड़ोगे, उसके बाद एग्जाम देने जाओगे, फिर कि सिलेक्शन नहीं हुआ, कि बेकार हो गई सारी चीज, कुछ रिजल्ट निकलेगा उसका, बस पछताना रह जाएगा। पछताने से अच्छा है कि तैयारी कर लो, तैयारी करके हारोगे तो मन में अपने आत्मसंतोष रहेगा कि हाँ मैं लड़ा था और लड़के हारा हूं, लड़के हारने वाला कभी हारता नहीं है। इस तरह से अपनी तैयारी करो, अपने जो समय मिला है, जो टाइम है तुम्हारे पास, उसका जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सदुपयोग करो। दुनिया में अगर सबसे महंगी अगर कोई चीज है तो वो टाइम है, टाइम अगर बिगाड़ दिया तो ये समझो तुमने अपनी जिंदगी के सबसे बहुमूल्य जो रत्न कहो, हीरा कहो, कुछ भी कहो, वो तुम खो दे हो, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि अपना जो समय है सही चीजों में लगाओ, अच्छी से अच्छी चीजों में लगाओ। 2 मिनट बस आंख बंद करो और ये सोचो दिल से कि जो तुम कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो अपना सही तरीके से सही जगह पे अपने टाइम को, अपने दिमाग को और अपने पैसे को खर्च करो। तो आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया, अब यहां आगे क्वेश्चन बढ़े
तो मैंने आपको मैप पे उस दिन थोड़ा सा बताया था कि कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन पूछ लो कि जम्मू कश्मीर इस राज्य को में कौन सी धारा थी, तो 370 थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन कि 370 जो यानी एक्ट था या आर्टिकल था, ये किससे रिलेटेड थी ये 370। तो आप आंसर करेंगे जम्मू कश्मीर। यहाँ पे एक और था कि 35A, ये किससे रिलेटेड था, तो ये भी जम्मू कश्मीर से। अब पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके, पहले एक राज्य था जम्मू कश्मीर, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, इसको दो जगह डिवाइड कर दिया। दो जगह डिवाइड करके एक तो आपका जम्मू और कश्मीर और एक आपका लद्दाख, ये दो क्या बना दी गई आपकी, यूटी बना दी गई, मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दो बना दिए गए हैं। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं अगर ना पता हो तो इस तरह से आपको देखो 370 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, मतलब एक पॉइंट पकड़ो और उससे कई सारी चीजें जितनी हो सके बना लो। अब बात करो कि जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, वुलर लेक है ना जम्मू कश्मीर में, पता होगा। लेह, लद्दाख में क्या पड़ेगा, लेह मनाली मार्ग, लेह मनाली मार्ग। अब ये क्या है लेह मनाली मार्ग, लेह से जो मनाली तक जो मार्ग है यानी जो सड़क जाती है, ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सड़क है, ऊंचाई पर स्थित सड़क, ठीक है। अब यही लद्दाख में आपकी एक और है कि इसकी कैपिटल जो बनेगी वो है लेह, सही है ना, लेह पूछ लिया जाए तो यहां पे है लद्दाख में। अब जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर में ही कौन सी है, डल लेक है, डल पूछ लिया जाए तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से एक चीज पकड़ो, उससे जितने ज्यादा हो सके उतना उसे फैला के पढ़ो। अभी टाइम है अच्छे से पढ़ने का। आगे देखो आगे क्या है, ये हो गया आपका स्टैटिक का। चलो अब जो कोर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे ना हिस्ट्री में वापस आ जाते हैं। पुर्तगाल था हमने खत्म कर लिया। अब एक चीज और आपसे चैनल पूछ लेगा, चैनल समझो, चैनल बता रहा हूं एक बार ध्यान से देखिए। चैनल को ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये कुछ सड़क है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टोल टैक्स बना होता है, टोल बना होता है टोल, तो टोल पार करके जाना होता है, उस टोल को कोई नए नाम दे देते हैं। यानी कि अब ये तो सड़क पे रेल पे यानी जो हमारा इस भूमि है उस पे अगर हम कोई भी चीज कहीं बना देंगे बड़ा आसान है, कोई लकीर खींचे, कोई इमारत बनाए, कुछ ना कुछ बना देंगे और बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि जल में, तो जल में हम कैसे जगहों को पहचानेंगे, कैसे जहाज जो है यानी वाटर शिप जो होते हैं वो रास्ता ढूंढते हैं अपना, उन चीजों को हम कैसे देखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल्स होते हैं, चैनल समझ रहे हो, देखो ये है भारत, ठीक है ना, ये है भारत आपका, भारत में ये है श्रीलंका, यहाँ पे सर, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप, यहाँ मालदीव, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार वाला पोर्शन, और यहाँ पे ये आपका साथ में इधर क्या है, सुमात्रा है, सुमात्रा। तो इस तरह से क्या होते हैं कि चैनल है, मतलब इन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट है इसे किस नाम से जानेंगे, और इस दे यहाँ क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सी जगह है, तो इन सबको हम किसी ना किसी नाम से जानते हैं। तो ये होती है स्टेट। तो इस तरह से आपको एक मैप बनाना है, और भारत के ये आपका होमवर्क है। होमवर्क देना इसलिए जरूरी है कि कम से कम तुम दिमाग चलाओगे, कुछ ना कुछ खोजोगे, तो ये तो आप करके लाओगे, ना कर पाओगे अगली क्लास में आपको इसका आंसर मिलेगा, लेकिन आप इसके चक्कर में कई सारी ऐसी चीजें जो आप सीख जाओगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि भारत के आसपास कौन कौन से चैनल हैं, वो आपको होमवर्क में आपके बताने हैं, होमवर्क में आपको वो बताने हैं। यहां तक आपका हो गया। अब इसके बाद जो आपके हम कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वहां पे आते हैं। तो वापस आ जाओ अपने
कहाँ चल, अब जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो आगे आते हैं हमारे डच। पहले बताया था कि जो डेनिश आए थे, डेन, स्वीडिश, ये दोनों इस तरह से हैं कि आए हैं और नहीं आए, दोनों कोई महत्व नहीं रखते, इनसे कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। महत्वपूर्ण जो है आपके पुर्तगाली थे, खत्म कर लिए। डच, डच में कुछ दिन रहेंगे, फिर अंग्रेजों को बेच के अपनी जो कोठी, जो भी यहाँ का तामझाम है, वो ये भी निकल लेंगे। फ्रांसीसी आएंगे, फ्रांसीसी लड़ेंगे अंग्रेजों से, हारेंगे और वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। पुर्तगाली आपको पता है कि संबंध बना लिए तो पुर्तगाली टिके रहेंगे। पुर्तगालियों जब अंग्रेज आ जाएंगे, लेकिन ये लोग क्या है, फिर दब जाएंगे, ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी अपनी जो टेरिटरी बचेगी इनकी, बस उसी में लगे रहेंगे और ऐसा कोई प्रभाव नहीं होगा कि जिससे कोई क्वेश्चन बने या जो हमें पढ़ना जरूरी हो। बस पढ़ना क्या पड़ेगा, आप सीधे ब्रिटिश, ब्रिटेन कैसे आता है, उसके बाद ब्रिटेन के बाद क्या क्या ये नीतियां बनाते हैं, कौन कौन गवर्नर आता है, फिर आंदोलन आ जाएंगे और 1947 में जाके भारत आजाद हो जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होगा, यानी संविधान, संविधान जो बनता है, संविधान सभा का गठन, वो सारी चीजें होंगी। उसके बाद संविधान बनेगा, संविधान कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम आपका जो कोर्स है ये आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाते हैं। अब बात करें हम डच, तो डच जो हैं ये कब आते हैं आपके, इनकी अगर बात करें तो ये 1602 में आए थे, बताया था ना, 1602 में। अब डच क्या करते हैं, 1602 में आ जाते हैं और 1605 में ये अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी लगाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछेगा कब आए, ये क्वेश्चन बहुत कम है, रेयर चांस से पूछ ले, मुश्किल ही है कैसे पूछे, बस पूछेगा कि पहली फैक्ट्री डचों ने अपनी किस जगह लगाई थी, तो वो लगाई थी मसूलीपट्टनम में। ये क्वेश्चन बस डचों से इतना पूछ लेगा। दूसरा अगर पूछ ले, थोड़ा सा डीप जाएगा कि इन्होंने दूसरी फैक्ट्री किस जगह लगाई है, तो पुलिकट में लगाई है दूसरी फैक्ट्री। तो अंग्रेज यानी क्या करेंगे, अब डचों से क्या होगा, अंग्रेज युद्ध करेंगे और युद्ध का नाम होगा बेदरा, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। तो एक क्वेश्चन यहां से आप मान के चलो कि बेदरा का युद्ध से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, बेदरा के युद्ध से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बेदरा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था और कौन हारता है। तो 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच। डच क्या होंगे, हार जाएंगे और ये क्या है, समाप्त हो जाएंगे, यानी भारत में ये यहीं पे रुक जाएंगे। इसके बाद डच खत्म हो जाते हैं हमारे। आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है डचों से, पहली फैक्ट्री, कब आते हैं, बेदरा का युद्ध किन किन के बीच है। इस तरह से डच हमारे खत्म हो गए। अब आते हैं हम अपने ब्रिटिश के पास, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कल मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कंपनियां दो तरह की होती है, एक सरकारी कंपनी होती है, एक प्राइवेट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी है, प्राइवेट कंपनी है, और बाकी सारी कंपनियां क्या है, ये अपनी अपनी सरकार के सहयोग से भारत में आ रहे हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करती है, 1600 में रानी होती है एलिजाबेथ, ब्रिटेन में एलिजाबेथ प्रथम, उनसे क्या करते हैं, ये चार्टर प्राप्त कर लेते हैं। चार्टर मतलब चार्टर यानी एक फरमान प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक लेटर प्राप्त होता है, परमिशन लेटर, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या है कि उत्तर, यानी उत्तर मतलब पूर्व में जाके, ईस्ट में जाके ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना व्यापार, यानी व्यापार करने के लिए 1600 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है एलिजाबेथ प्रथम से क्या करती है, एक चार्टर प्राप्त कर लेगी कि हम लोग ईस्ट में जाके व्यापार कर सके। ये चीज आगे समझ में। अब क्या होगा आगे चल के, सबसे पहला जो अंग्रेज है, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहला जो अंग्रेज है वो कौन है भारत में, जो सबसे पहला अंग्रेज है वो कौन था, तो वो होता है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस।
ये पहला अंग्रेज है जो भारत में आता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609 में। 1609 में विलियम हॉकिंस कहाँ आता है, भारत में आता है, जो कि कौन है, पहला अंग्रेज। इस आता कहाँ है पूछा जाएगा, ये आएगा आपके जहांगीर, कौन है, मुगल शासक, मुगल बादशाह था ना जहांगीर, उसके दरबार में ये आता है। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत ये है, कंफ्यूजन ना लाके, कि देखो डेट वाइज समझो। 1600 में क्या होते हैं, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और ये लोग जो है कंपनी वाले चार्टर ले लेते हैं, यानी फरमान प्राप्त कर लेंगे कि हम जाएंगे पूर्व में और अपनी जो यात्रा करेंगे, व्यापार के नई नई जगह खोजेंगे और व्यापार करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आज की तरफ प्लेन चल रहे हैं, वहां से बैठे और सीधे आ गए यहाँ पे। इसके लिए क्या था कि इन्हें आने में 1609 तक ये आ पाते हैं। 1609 का मतलब ये आ तो ये पहले ही जाएंगे, लेकिन पहले क्या घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे भारत को कि किस तरह का यहाँ व्यापार है, वो सारी चीजें। अब क्या होता है कि 1608 में ये क्या करते हैं, सूरत में फैक्ट्री बनाने का, अपनी पहली फैक्ट्री बनाने का प्रयास करते हैं। तो कई जगह क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पहली फैक्ट्री इन्होंने किस जगह बनाने की कोशिश की थी, तो वो थी सूरत में। अब वहां क्या होता है कि कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, लेकिन हाँ ये कि नींव रख के चालू नहीं कर पाए। उसके बाद क्या होता है कि 1609 में ये जो विलियम हॉकिंस है, विलियम हॉकिंस जहांगीर जो है उसके दरबार में पहुंच जाएगा। अब जहांगीर में और इसमें पटेगी बहुत, उसका कारण है कि ये जो मुगल है ये भी तुर्क थे, तुर्की बोलेंगे, और ये जो ये हॉकिंस है ये भी तुर्की जानेगा। तो इन दोनों को बातचीत जब ये कर रहे हैं, तो इन दोनों को किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी एक दूसरे की बातों को समझाने के लिए, तो इनकी बहुत अच्छे से जम गई। 1609 में क्या है, जहांगीर इन्हें दे देगा कि चलो ठीक है, तुम भी अपनी आगे बातें करो, व्यापार वगैरह जो करना है वो कर लो, बहुत सारी छूटें दे देगा। अब क्या करेंगे ये लोग 1611 में, 1611 में क्या करते हैं ये लोग, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ये लोग स्थापित करेंगे, जो किस तट पे है, इनकी पूर्वी तट पे, भारत की पूर्वी तट। उसके बाद 1613 में ये सूरत में जो फैक्ट्री इन्होंने स्टार्ट की है उसे पूरी तरह से चालू करेंगे, मतलब पूर्ण रूप से सूरत में फैक्ट्री इनकी चालू हो जाएगी, और 1613 में क्या होगा, सूरत में फैक्ट्री चालू कर लेंगे। इस तरह से आप इनके जो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग इसे समझो, और ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अंग्रेजी जो जहाज पहला भारत में आता है वो कौन सा है, तो वो है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन नाम का जो जहाज है ये भारत में सबसे पहले आने वाला अंग्रेजी जहाज है। अब ये सारी चीजें हो गई, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल टॉमस रो को देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझो। बताने को टॉमस रो अभी हो जाएगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए टॉमस रो देखेंगे कल। टॉमस रो या टॉमस रो, इसे देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। अब क्या करना है, देखो इतनी बढ़िया इतनी बेहतरीन क्लास है, इसके लिए आप किसी भी कोचिंग में चले जाना, 20-50 हजार रुपए दोगे तब जाके यही चीजें होती हैं। अब यहाँ फ्री में मिल रही है, और आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बस क्या खर्चा है आपका, नेट जब भी डलवा रहे एक कॉपी लो, एक पेन उठाओ और सीधा सा नोट्स चालू करो, कितनी बार भी देख लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब करवाओ, जिससे हमें भी और मोटिवेशन मिले और हौसला बढ़े हमारा, और हम और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें। अभी यूपी पुलिस का चल रहा है, इसके बाद एयरफोर्स का हुआ, या और जो भी नया एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग नई क्लासेस लाएंगे, नए एजुकेटर चैनल पे लाएंगे हम, और पीडीएफ से लेके और स्टूडियो में जितना भी हो सकेगा आपके लिए, जो कुछ भी होगा हम वो सब करने की कोशिश करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करते रहो। जय हिंद।